नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा पाठ 7वां डॉक्टर का अपहरण। अपहरण यानी किडनैप। इसके लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी। यह जो कथा है एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों यानी इंडस्ट्रीज़ के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण यानी पोल्यूशन, बढ़ती बीमारियाँ, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों से के प्रति हमें जागरूक किया है। लेसन पढ़ते हैं। कुछ महीनों पहले डॉक्टर भटनागर जी लापता हो गए थे, लेकिन उसके बाद उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। हुआ ये था कि रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी थी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जाग कर भी बिस्तर पर पड़ी रही, क्योंकि वे जानती थी कि ऐसा हर रोज़ होता है। जब कोई मरीज़ सीरियस होता है तब अस्पताल का चौकीदार आकर उन्हें उठाता है। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर लेके जाना हो तब वे भी आकर उन्हें जगा देते हैं। और डॉक्टर भटनागर मरीज़ों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं, इसलिए वह इसका बुरा न मानते बल्कि सहर्ष चले जाते। उन्हें कोई फ़ीस दे ना दे उसकी उन्हें चिंता न थी। उस रात भी वे उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर पर ये होता था कि वे 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरा होते होते आ जाते थे, क्योंकि अस्पताल उन्हें समय पर पहुंचने की आदत थी। लेकिन उस दिन सुबह देर तक वे आए नहीं। तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले उन्होंने सोचा शायद मरीज़ की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लगी हुई। फिर सोचा शायद लेट हुआ होगा, इसलिए सीधे अस्पताल चले गए। लेकिन जब मरीज़ उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। तब उन्होंने उनके मित्र रिलेटिव से फ़ोन से जानकारी लेकिन पूछताछ की, लेकिन कुछ जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यह मान बैठी कि शायद दूसरे गांव गए होंगे और जल्दी वापस आ नहीं पाए होंगे। जब शाम तक भी वे नहीं आए तब उन्होंने पुलिस को बुलाया। चारों ओर खोज शुरू हुई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए सिर्फ इतना ही बता सकी कि डॉक्टर साहब अपने कार में नहीं गए। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान सवेरे उनके घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए होंगे, क्योंकि बड़ी गाड़ियों के पहियों के निशान थे। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर कोई जानकारी नहीं मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह भी सूचना जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत सूचना दी जाए। कई दिन बीत गए लेकिन कोई सूचना नहीं मिली। चूँकि डॉक्टर भटनागर जी का कोई शत्रु नहीं था, इसलिए यह शंका करना भी व्यर्थ था कि उनकी हत्या की होगी। अब पुलिस सिर्फ 2 ही बातें सोच रही थी। शायद उन्हें कुछ गुंडों ने छिपा लिया हो और उनकी पत्नी से मोटी रकम मांगे। दूसरा यह शायद कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज करने के लिए ले गया हो। पर दिन बीतते गए। डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली और उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने पर उससे पुलिस ही परेशान नहीं थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। इसलिए डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही अखबार में एक बार ही छापा गया। बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया, मतलब इस न्यूज़ को दबा दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। उनकी पत्नी निराश हो गई थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। वह रोज़ सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। कई महीनों के बाद श्रीमती भटनागर जी ने दरवाजे पर वैसी ही गाड़ियों के पहियों के निशान देखे। तब उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आ गए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं थे। फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। एक पुलिस का दल उनके घर आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ अंदाज़ा लगाना कठिन था। हाँ, लेकिन वहाँ पर एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी। उस पर श्रीमती भटनागर जी का नाम था। उस सीढ़ी को सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही लोग हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। जिसमें डॉक्टर भटनागर जी बोल रहे थे, उसमें वे बता रहे थे कि
सब लोग उनके बारे में परेशान होंगे, उन्हें मरा भी समझा होगा, लेकिन मैं ज़िंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। वे आगे कह रहे हैं कि वे यहाँ से पृथ्वी से करोड़ों मील दूर एक अन्य सौरमंडल के ग्रह में थे। सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम, ये किसी और सोलर सिस्टम के प्लैनेट पर है। धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में हमारे सूर्य से न जाने और कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। बहुत सारी सूर्यमालाएँ है इस दुनिया में। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है, वे लोग हमसे भी कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है। यहाँ पर आकर डॉक्टर साहब को अपने परिवार, मित्रों, देश, पृथ्वी से दूर होने का दुख है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि उन्हें उनका यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम लोग ही है। वे आगे बताते हैं कि वे यहाँ पे कैसे आए। अमेरिका में डॉक्टर साहब का सम्मान हुआ था। उनके ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठा की थी, तभी से वे डॉक्टर साहब का अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात जब डॉक्टर साहब बाहर आए, तब एक आदमी ने उन्हें बाहर खड़े सवारी पर चलने का इशारा किया। डॉक्टर साहब सहज भाव से आगे बढ़े, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़े। इससे पहले कि वे कुछ विरोध करते या भागने की कोशिश करते, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने उन्हें जकड़कर यान के अंदर डाला और यान आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण डॉक्टर साहब बेहोश हो गए थे। जब होश आया तब वह यान उस ग्रह पर पहुंच चुका था। उन्हें एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि वह उस ग्रह के वातावरण में अनुकूल रह सके। अब वहाँ आकर उन्हें बहुत समय हो गया और वो लोग अभी समझ गए हैं कि यहाँ से वे भागने की कोशिश नहीं कर सकते। तब उन्होंने इन सब उनकी पत्नी को और लोगों के लिए संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी है। अब वे आगे बताते हैं इस ग्रह के बारे में। उस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र है। यहाँ के लोग विज्ञान में, साइंस में बहुत आगे बढ़ गए। इनके पास ऐसे यान हैं कि ये एक सौरमंडल से, एक सोलर सिस्टम से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ के लोगों ने घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाज़ार है, बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमारे ग्रह से बिल्कुल भिन्न है, अलग है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनसे करीब था, इसलिए उन्होंने आसानी से डॉक्टर साहब का अपहरण कर लिया। डॉक्टर साहब आगे बताते हैं कि ये लोग, इनका साइंस भले ही ये साइंस में डेवलप है, लेकिन चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल साइंस में ये पिछड़े हुए हैं। ये एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है। विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं, मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है। इसका नतीजा यह हुआ है कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी और यहाँ के लोगों की एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। यहाँ पर कोई बीमारी फैली है जिससे शरीर का कोई अंग अचानक से सड़ता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक मालूम न हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा क्यों न वे उन्हें डॉक्टर साहब को यहाँ लाए, तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर कोई दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण से डॉक्टर साहब का अपहरण हुआ है। अब डॉक्टर साहब सोचते हैं कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेज़ी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है, और वह सब अगर ऐसे ही जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी।
आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया जाए तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होंगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। बड़ी बड़ी मशीनें ही बचेंगी और इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया, मेडिकल साइंस में इतना पीछे कैसे है। इसका कारण यह है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी, मिट्टी का कोई असर नहीं होता है। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है, पानी, हवा का परिणाम है। यहाँ के लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, इसलिए उन्हें चिकित्सा शास्त्र की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ के लोग बीमार नहीं पड़ते थे, इसके लिए उन्हें कभी भी मेडिकल साइंस की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जिस चीज़ की ज़रूरत न हो तो भला उसके बारे में कैसे कोई सोच सकता है। इसी कारण ये लोग मेडिकल साइंस में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। डॉक्टर साहब कहते हैं उन्होंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और उनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या ये है कि पृथ्वी की चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। पृथ्वी के जो मेडिकल सिद्धांत है उन्हें यहाँ पे नहीं यूज़ किया जा सकता। फिर भी वे कोशिश कर रहे, इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बना रहे हैं। अंग प्रत्यारोपण के लिए, मतलब कोई शरीर का भाग अगर खराब हो जाए तो उसकी जगह पे दूसरा पार्ट लगाना, इसे अंग प्रत्यारोपण कहते हैं। इसके लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। यह काम उनके अकेले के लिए कर पाना संभव नहीं है। उनका छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब ये इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकेंगे। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे कि उनकी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब उनकी बात से सहमत नहीं है। वे चाहते हैं कि ये लोग स्वयं सारी बात सीखें और अपना इलाज खुद करें, लेकिन ये इसके लिए अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों या वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। जो भी हो, डॉक्टर साहब कहते हैं अगर वे सही सलामत पृथ्वी पर आना चाहे तो उनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकते हैं। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक नहीं होगा। फिलहाल ये कहना कठिन है कि वे वापस कब आ सकेंगे, लेकिन वे कहते हैं आप लोग घबराए नहीं, उन्हें यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है। बस समझे कि इस समय वे विदेश यात्रा पर है। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन भी हुआ था, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। बच्चों, आज के बढ़ते औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजी ने इंसान को ऐसी अति आधुनिक सुख सुविधाएं दी है जिनके कारण उनका जीवन अप्रत्यक्ष रूप से सरल और सहज बन गया है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन और उन्नत औद्योगिकी के कारण पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण में व्यवधान उत्पन्न हो गया है, मतलब डिस्टर्बेंस आया है। पृथ्वी का जो प्राकृतिक वातावरण है वो खराब हो गया है। इसी वजह से प्रकृति के स्वाभाविक सामंजस्य को असंतुलित कर दिया है। और चूँकि मानव जीवन प्रकृति का अभिन्न अंग है, मानव जीवन प्रकृति का ही एक अंग है, इसलिए बढ़ते प्राकृतिक असंतुलन ने इंसान के जीवन को भी असंतुलित कर दिया है। फलस्वरूप आज का जो बिगड़ा पर्यावरण है वो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है।